काव्यखंड का तीसरा पाठ आज पढ़ने जा रहे हैं। कुंवर नारायण जी की रचना। इनकी दो कविताएं पुस्तक में छपी है पिछले पाठ्यक्रम पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार, लेकिन नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार हम केवल एक ही कविता पढ़ेंगे, कविता के बहाने। ठीक है, तो आइए जानते हैं कुंवर नारायण जी को। कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी काव्य के सशक्त हस्ताक्षर है, एक महत्वपूर्ण कवि, एक सम्मानित कवियों में कुंवर नारायण जी का स्थान साहित्य जगत में है। इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश को। अनेक रचनाएं हैं, उनमें से कुछ रचनाएं चक्रव्यूह जो 1956 में प्रकाशित हुआ, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों एक काव्य संग्रह है। और ध्यान रखिएगा, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं कविता के बहाने, यह इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। प्रश्न आ सकता है कविता के बहाने कुंवर नारायण जी के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो इन दिनों याद रखिएगा। आत्मजयी ये प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य का तात्पर्य होता है, प्रबंध काव्य श्रव्य काव्य का ही एक प्रकार है जिसमें एक प्रमुख कथा होती है, उसमें गौण कथाएं भी होती है जो शुरू से अंत तक चलती है, जैसे कि महाभारत, रामचरितमानस का नाम आप जानते हैं, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। आकारों के आसपास एक कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार ये इनके सामान्य लेख हैं। इनको अनेक सम्मान भी मिला, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि सम्मान इनको प्रदान किया गया है। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत पंक्ति यहाँ पर कुंवर नारायण जी के यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन में आपको। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ना जाने कब से बंद, ना जाने कब से बंद था क्या घर का दरवाजा। यहां पर घर का दरवाजा का तात्पर्य हमारे अपने जो घर होते हैं उनके दरवाजे से नहीं है। यहां पर घर का दरवाजा से तात्पर्य है अपने हमारे हृदय रूपी घर के दरवाजे से, मन रूपी दरवाजे से है। तो कवि कहते हैं कुंवर नारायण जी कि ना जाने कब से मेरे हृदय रूपी जो घर का दरवाजा था वो बंद पड़ा था। और घर का दरवाजा बंद से तात्पर्य है हमारे हृदय में, मेरे हृदय में कोई विचार ही नहीं आ रहे थे, कोई आवेग, कोई भावना, कोई कल्पना ही नहीं आ रही थी, क्योंकि हृदय रूपी घर का दरवाजा बंद पड़ा था। जब बंद हो जाता है ना मन, हृदय, जब हृदय रूपी घर का दरवाजा जब बंद हो जाता है तो हमारे मन में इस प्रकार की कोई भी आवेग आता ही नहीं, कोई भावना, कोई विचार ही नहीं आते हैं। लेकिन एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, ये हृदय रूपी घर का दरवाजा एक दिन खुल गया। और कैसे खुला, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। जैसे हम कई बार पुरानी किताब को निकालते हैं जिसको बहुत पहले से रखे हैं, कई वर्षों से हमारे अलमारी में है, घर में है, उसको निकालते हैं, जैसे गर्द उसमें लगा रहता है। गर्द मतलब धूल से वह पुस्तक सना होता है, ढका होता है। वैसे ही मेरा हृदय रूपी जो घर का दरवाजा था वो बंद पड़ा था, उसमें कोई विचार नहीं आ रहे थे। ये जो पंक्ति है, कवि जो है काव्य रचना से, रचना के संबंध में कहा गया है, कविता के संबंध में कहा गया है कि हमारे मन में जब तक कोई विचार नहीं आएगा, कोई हम जब कल्पना नहीं करेंगे, तब तक हम कोई काव्य रचना नहीं कर सकते। हमारे मन का दरवाजा जो है जब बंद रहता है तो हमारे हृदय में कोई विचार ही नहीं आते हैं। तो काव्य रचना के लिए आवश्यक है हमें अपने हृदय रूपी जो घर का दरवाजा है उसको खोलना पड़ेगा। तो गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है।
किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। कविता के प्रति वो बहुत सजग है, कविता के प्रति हमेशा चिंतन करते हैं। अब आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो भी कविता के संबंध में है, कविता के महत्व, कविता के वजूद को लेकर ही है। हम पढ़ेंगे उस पाठ को। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। प्रबंध काव्य मैं बता रहा था, प्रबंध काव्य तो उसमें बहुत प्रतिष्ठा कुंवर नारायण जी को प्राप्त हुआ। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, व्यर्थ ही हम उलझ जाएं किसी विचार में, किसी बातों में, इस प्रकार का उस उलझाव नहीं है। अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुन के बजाय संयम और परिष्कार और साफ सुथरापन है। अखबारी सतहीपन मतलब उथलापन, हमारे विचारों में जो गहराई होना चाहिए, है ना, वो गहराई है कुंवर नारायण जी की कविता में। वैचारिक कोई धुंध भी नहीं है, जैसे धुआं होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे विचार, ऐसे काव्य जिसको पढ़ने से हमें कोई समझ में ना आए, इस प्रकार के वैचारिक धुन उसके काव्य में नहीं है, बल्कि संयम है, परिष्कार, साफ सुथरापन, है ना, एक बदला हुआ परिष्कृत रूप उनके काव्य में दिखाई देता है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। भाषा और विषय की विविधता, विषय के अनुरूप भाषा का चयन, है ना, उनकी विशेषता है। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है। यथार्थ का खुरदरापन मतलब यथार्थ की जो कड़वे मीठे जो अनुभव है ना, जो संघर्ष है वो दिखता है। और उसका सहज सौंदर्य भी, सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते। मतलब सीधे अर्थ उनकी कविताओं में हमको नहीं मिलता, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। मुकम्मल मतलब संपूर्ण तौर पर जीवन को समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए उनके काव्य में संशय है, भ्रम है और प्रश्न आकुलता। जब उनके काव्य को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठते हैं, प्रश्न की आकुलता है उनकी कविता की बीज शब्द है। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। नागर संवेदना मतलब उत्तर भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वहां से संबंधित है नागर संवेदना। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आती है। सीधे अर्थ नहीं, व्यंजक अर्थ में सामने आते हैं। शब्द शक्ति आप लोग जानते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो जिसका अलग अलग अर्थ पाठक ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह, असमंजस का जो तनाव है वो पूरी व्यंजकता में, व्यंजक अर्थ लिए हुए सामने आते हैं। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग, तटस्थ मतलब किसी का पक्ष ना लेने वाला, वीतराग किसी के प्रति कोई आकर्षण ना हो, ये दृष्टिगोचर होता है। नीच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। आलोड़नों मतलब एक द्वंद्व के रूप में, संघर्ष के रूप में पढ़ी जाती है। हिंसा, प्रतिहिंसा, है ना, और संवेदनशील, संवेदना को व्यक्त करना, दूसरों की वेदना को, दुख को, तकलीफ को अनुभव करना ही संवेदना है। तो ऐसे संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में, द्वंद्व के रूप में उनकी कवि काव्य को पढ़ी जा सकती है। अब आइए देखते हैं इस पाठ का केंद्रीय भाव, इस पाठ का प्रतिपाद्य जो आज हम कविता पढ़ने वाले हैं, कविता के बहाने। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई है, तो मैं पहले बता चुका हूँ, एक ही कविता पढ़ेंगे हम। पहली कविता कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। उनके जो काव्य संग्रह है इन दिनों, वहां से लिया गया है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। आज का जो समय है वह क्या है? शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। कवि को भ्रम है, संदेह है, क्योंकि आज यांत्रिकता का युग है, आज भौतिक युग है, भौतिकतावादी चकाचौंध में लोग खो रहे हैं।
तो ऐसे समय में कहीं कविता का जो वजूद है, अस्तित्व है, वो समाप्त ना हो जाए। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता में बहुत संभावनाएं हैं, अवसर है। हम किसी भी विषय, किसी भी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखकर, है ना, हम कविता की रचना कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कविता के महत्व को हमें समझना पड़ेगा, है ना, कविता के अस्तित्व को जानना पड़ेगा। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। इस कविता में हम 3 पद्य पढ़ेंगे। पहले पद में कविता की तुलना चिड़िया से किया गया है, दूसरे पद में फूल से, और तीसरे में बच्चे के साथ साम्यता प्रकट किया गया है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। तो यहां पर देखिए, एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। तो कविता की एक अपना प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। मतलब जैसे बच्चे में अनेक भावनाएं होती है ना, उनकी जो भावना है, उनकी जो स्वप्न है, उसको हम सीमित नहीं रख सकते। वैसे ही कविता में अनंत संभावना है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। आप सभी जानते हैं चिड़िया की उड़ान की सीमा है। चिड़िया जो है एक सीमा तक ही उड़ती है, जब थक जाती है चिड़िया तो वो वापस आ जाती है, तो एक सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, मतलब एक निश्चित समय के बाद वो फूल मुरझा जाता है, उसका सुगंध नष्ट हो जाता है। लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चे के सपने क्या है? असीम। उनकी स्वप्न की कोई सीमा नहीं होती है। अनेक आवेग, अनेक भावनाएं बच्चे के मन में है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। वो कहीं भी खेलते हैं, कितने ही समय तक खेलते रहते हैं, सीमा रहित है बच्चों का खेल। तो उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। कवि शब्दों से खेलता है कविता में, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। कविता में इस शब्दों के खेल में कवि जो है जड़ वस्तुओं पर चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य, किसी भी विषय, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार उसको ध्यान में रखकर, उसको उपकरण समझकर कवि जो है कविता की रचना कर सकता है। इतनी संभावनाएं हैं। मतलब हम किस विषय पर कविता रचे, है ना, ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम अनुभव करते हैं, हमको अनुभूति होती है, उस विषय में हम कविता की रचना कर सकते हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। जब हमें रचनात्मक ऊर्जा आ जाती है, रचना करने की शक्ति, सामर्थ्य आ जाती है, तो वहां पर कोई बंधन नहीं होता। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही क्यों ना हो, यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं होती है। तो ये यहाँ पर जो दूसरा नीचे पैराग्राफ है, दूसरे कविता के बारे में है, उसको पढ़ना नहीं है। तो ये है कविता का प्रतिपाद्य, जिस कविता को आज हम पढ़ेंगे, कविता के बहाने। तो देखिए, कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो जैसे कि अभी हम इस कविता का प्रतिपाद्य केंद्रीय भाव पढ़ रहे थे, कविता के संबंध में, कविता के महत्व, कविता के वजूद को लेकर कवि आशंकित है, और इसीलिए कविता के महत्व को और कविता के अस्तित्व को हमें बताने का प्रयास कवि भिन्न बिंब के माध्यम से, फूल के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से और बच्चों के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान भी चिड़िया के ही समान है। जैसे चिड़िया अपने पंखों के माध्यम से उड़ान भरती है, कविता भी उड़ती है, लेकिन कविता का उड़ना एक अलग ढंग का है। कविता कल्पना और भावना रूपी पंख के सहारे उड़ती है। कवि कल्पना करता है, भावनाओं में उड़ता है ना, और चिड़िया
अपने पंखों के माध्यम से उड़ती है। तो कविता की उड़ान भी चिड़ियों के उड़ान के समान ही है, लेकिन अंतर क्या है? चिड़िया अपने पंख के माध्यम से उड़ती है और कविता में कवि कल्पना और भावना रूपी पंख के माध्यम से उड़ती है। तो यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है, कविता में उड़ान है, मतलब कविता कैसे उड़ेगी? लाक्षणिक अर्थ, लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पर है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की इस उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता की पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। क्योंकि कविता जो है बाहर भीतर इस घर उस घर सभी जगह कविता की सुगंध है ना, स्निग्ध होती है, सुगंध प्रवाहित होती है। चिड़िया भी उड़ सकती है, बाहर भीतर इस घर उस घर चिड़िया भी उड़ती है, लेकिन बाहर भीतर इस घर उस घर कविता रूपी पंख लगाकर उड़ने के, कल्पना रूपी पंख लगाकर, भावना रूपी पंख लगाकर कविता उड़ने की माने, माने का अर्थ यहाँ पर मतलब है, उसका अर्थ कविता की पंख लगाकर उड़ने का मतलब चिड़िया नहीं जान सकती। और इसलिए नहीं जान सकती क्योंकि चिड़िया के उड़ने की सीमा है, एक निश्चित दूरी, निश्चित सीमा तक ही चिड़िया उड़ सकती है। उसके बाद चिड़िया थक जाती है और वहां से वो वापस आ जाती है। लेकिन कविता की जो उड़ान है वो अनंत होती है, चिरकाल तक कविता उड़ती है ना। सीमा से बंधन रहित होती है, सीमातीत होती है कविता की उड़ान, कभी कम नहीं होती है। क्योंकि कवि जो है कल्पना, कवि की कल्पना कहाँ नहीं जाती है। कवि पूरे संसार में भी पढ़े ना, जड़ चेतन अतीत भूत वर्तमान भविष्य है ना, सभी स्थिति परिस्थिति में है ना, सभी स्थिति में कविता कवि रचना कर सकता है, कविता की रचना कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। और चिड़िया की उड़ान की क्या है? सीमा है। चिड़िया जब थक जाती है तो वह वापस आ जाती है, लेकिन कविता की उड़ान कभी थकती नहीं है, चिरकाल तक कविता उड़ती है। क्योंकि हमारा जो मन है बहुत चंचल है, हम कल्पना लोक में खो जाते हैं। कवि का मन, कवि तो जो कल्पना करता है भावनाओं में बह जाता है। तो देखिए इस पद में बताया गया है, तो कविता की उड़ान को चिड़ियों की उड़ान से, चिड़िया की उड़ान से श्रेष्ठ बताया गया है। चिड़िया की उड़ान को यहाँ पर एक प्रकार से तुच्छ बताया गया है और कविता की उड़ान को श्रेष्ठ बताया गया है। हम इनकी तुलना कविता की उड़ान से नहीं कर सकते, किसकी? चिड़िया की उड़ान को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सी सरल भाषा है ना, भाव अनुकूल भाषा है, काव्य सुंदर में लिख सकते हैं। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा है, बाहर भीतर इस घर उस घर वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो अनुप्रास अलंकार। और उसके अलावा अंत्यानुप्रास अलंकार, जहां पर कविता के अंत में तुक मिलता है, बहाने, जाने, माने, जाने, ये है ना एक ही समान शब्द है, तुक मिल रहा है, यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। और रूपक अलंकार भी है ना। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान बड़ा चिड़िया। यहाँ पर देखिए कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता रूपी पंख है ना, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। माधुर्य गुण भी है, प्रसाद गुण भी है, लिख सकते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति तो है ही यहाँ पर। तो ये सभी काव्य सौंदर्य इसमें आप लोग लिख सकते हैं। आगे पढ़िए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। पहले पद में कविता की तुलना किससे किया गया? चिड़ियों की उड़ान से, चिड़िया से किया गया। लेकिन यहाँ पर लगभग देखिए एक ही कविता है, कुछ ही शब्द का हेर फेर है। यहाँ पर चिड़ियों की जगह, चिड़िया की जगह फूल, और उड़ने की जगह यहाँ पर खिलना, महकना से है, बाकी कोई अर्थ नहीं है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने।
तो कवि कहते हैं कविता का खिलना भी फूलों के खिलने के जैसा ही होता है। जैसा फूल खिलता है जैसे, और फूल खिलने के बाद जैसे अपने सुगंध से वातावरण को सुगंधित कर देता है, फूल स्निग्ध कर देता है, सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार कविता जब खिलती है तो कविता का प्रभाव भी परिवार को, समाज, देश को, राष्ट्र को सुगंधित कर देता है अपनी भावना से। अच्छे विचार रूपी खुशबू से कविता जो है समाज को स्निग्ध करता है। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जैसे फूल खिलने के बाद अपनी सुगंध से वातावरण में मदहोश ला देता है, सुगंधित कर देता है पूरे वातावरण को, वैसे कविता जब खिल जाता है, कवि की जो कल्पना होती है, भावना होती है, जब वह फूल का रूप धारण कर लेता है, खिल जाता है, तो उसका जो सुगंध है, कवि की जो विचार रूपी जो सुगंध है, वही समाज में, राष्ट्र में सुगंधित होता है, फैलने लगता है, उससे समाज लाभान्वित होता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता का खिलना और फूल का खिलना दोनों में अंतर है। कविता बाहर भीतर, इस घर उस घर, हर जगह जो कविता की जो सुगंध होती है ना, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता बिना मुरझाए हुए जो महकता है, उसमें जो सुगंध निकलता है, उसको फूल, उसके अर्थ को फूल नहीं जान सकती, फूल नहीं जान सकता, है ना। क्यों? क्योंकि फूल तो एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाता है, उसकी सुगंध नष्ट हो जाता है, लेकिन जो कविता की जो सुगंध है, खुशबू है, वो चिरकाल तक बनी होती है, सुगंध कभी नष्ट नहीं होता। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे रामायण कथा, रामचरितमानस की कथा आप लोग सुनते हैं। रामचरितमानस एक क्या है, काव्य है ना। उसकी सुगंध कई वर्षों पहले लिखा हुआ रामचरितमानस को आज भी हम पढ़ते हैं और उसको आनंद लेते हैं, उसकी सुगंध आज भी जनमानस में, है ना, फैलती है। तो यही बात है, कविता की जो सुगंध है वो कभी नष्ट नहीं होता। अतीत, भूत, भविष्य सभी, है ना, काल में जो कविता की सुगंध है वह नष्ट नहीं होता है। अगला कविता देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने की माने, बच्चा ही जाने। यहां पर देखिए, पहले कविता में और दूसरे कविता में तुलना किया गया और कविता को श्रेष्ठ बताया गया अनेक अर्थों में। यहां पर लेकिन कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यहाँ पर कविता और बच्चों की खेल को यहाँ पर समानांतर रखते हैं कवि, कि कविता भी एक खेल है, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, बच्चों के खेल के समान ही कविता भी एक शब्दों का खेल है। कविता में कवि शब्द से खेलता है। तो बच्चा जैसे बाहर भीतर, यह घर उस घर, सभी जगह खेलता है, उसके लिए कोई, बच्चे के लिए कोई स्थान सीमित नहीं होता है ना, वो कहीं भी खेलता है और कितने ही समय तक खेलता रहता है बच्चा। और न ही उनके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है, न ही कोई कपट की भावना होती है। बच्चा जैसे निश्चल होता है, ईर्ष्या द्वेष से रहित होता है, उसी प्रकार जो कवि होता है, कवि भी बच्चों के समान ही, है ना, वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज, संस्कृति, राष्ट्र, ऐसे कोई विशेष विषय पर ही कविता लिखता है, ऐसी बात नहीं, उसके लिए सभी एक समान होती है। कवि के मन में समानता की भावना होती है ना, उसके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता है। तो सब घर एक कर देने के माने, बच्चा जैसे सभी के घर में जाता है खेलने के लिए, उसके मन में कोई ऐसी भावना नहीं होती कि मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, कि ये मेरे दुश्मन है ना, इस प्रकार की कोई भावना बच्चे के मन में नहीं होती है। वैसे ही कवि जो है ना, हर जगह, हर तत्व को लेकर के, हर संप्रदाय को, हर रीति रिवाज को लेकर के, पूरे अस्तित्व को लेकर के, पूरे समाज को लेकर के
कवि जो है कविता की रचना करता है। तो जैसे बच्चे के मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होती है, कपट की भावना नहीं होती है, कवि के हृदय में भी कवि हृदय जो है ईर्ष्या द्वेष से रहित होता है और वो हर विषयों को अपने काव्य में समाहित करता है। तो यहाँ पर कवि कविता और बच्चों का जो खेल है उसको समानांतर रखते हैं कि बच्चा जैसे प्रत्येक घर में खेलता है वैसे ही कवि जो है हर विषय पर, हर स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखकर कविता की रचना कवि करता है। ठीक है, तो सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ पर बच्चा ही जाने, वहां पर क्या जाने दो पद में हम पढ़े हैं। तो यहाँ पर बच्चा ही जाने का तात्पर्य है बच्चों के मन में जो कल्पना, जो एक भाव होता है, जो स्वप्न होता है, वह बहुत असीम होता है, उसको बच्चा ही जान सकता है। उसी प्रकार से कवि के मन में जो भावना होती है, जो कल्पना होती है, उसको भी कवि ही जान सकता है। तो यह बहुत ही छोटा सा संक्षिप्त कविता का अर्थ हम जाने, कविता के महत्व को, कविता के अस्तित्व को लेकर यहाँ पर कुंवर नारायण जी बहुत ही सुंदर काव्य की रचना किए हैं। अब दूसरे वीडियो में हम यहाँ जो प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस कविता के अर्थ को अच्छे से आप लोग समझेंगे ताकि परीक्षा में आपको लाभ मिल सके।